चलिए, नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेहरू युग, नेहरूवियन ईरा। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जिस लीडर का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ही वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु सिंस द बिगिनिंग ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट फॉर इंडिया लेड द कंट्री टिल हिज डेथ। उन्होंने सरकार का जो गठन है वो हुआ था, उसके पश्चात से लेकर अपनी मृत्यु तक उन्होंने देश का नेतृत्व किया। अब इसमें हम कुछ बातें जो है वो जब समझने की कोशिश करते हैं तो उस समय का जो भारत था, जैसा कि हमने प्रीवियस उसमें देखा कि अ, जो देश है वो रीऑर्गेनाइजेशन यानी पुनर्निर्माण के उसमें चल रहा था। बहुत सारे राज्यों के मसले थे, गरीबी, भुखमरी, माइग्रेशन का मसला था, कम्युनल जो हारमोनी थी उसका मसला था। इसके साथ साथ पॉवर्टी एलिवेशन जैसे चैलेंजेस थे। तो ऐसे समय पर नेहरू ने देश को लीड किया और विथ हिज विजन उन्होंने इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। तो लेट्स स्टार्ट। नेहरू जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट के वो बने। पार्टीशन प्लान जो है मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग और कांग्रेस और नेहरू, ये कोलिशन ने जब लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान जो था, माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद एक नए देश का, दो नए देशों का निर्माण जो है वो हो गया। 15 अगस्त को एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेहरू ने अपनी ट्राइस्ट विद द डेस्टिनी यानी नियति के साथ मिलन वाली जो डील थी कि इन द स्ट्रोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट और व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। तब इस मध्य रात्रि को जब दुनिया सो रही है तब भारत जागेगा और जीवन और आजादी से मिलेगा। ठीक है। 17 साल तक इनका कार्यकाल रहा। ही वॉज अनडिस्प्यूटेड लीडर। उनके नेतृत्व पर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया और जैसे कहा जाना चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार का अपोजिशन पर से जो है फेस नहीं करना, विद इन द पार्टी और फ्रॉम आउटसाइड। अब उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो शुरू की, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरू हो, 5 ईयर प्लानिंग की शुरू हो, या अपने जो संवैधानिक मूल्य है उनको स्थापित करने की बात हो। ठीक है। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया। वन ऑफ द मेजर थिंग कि नेहरू अवॉर्डेड हिमसेल्फ भारत रत्न इन 1955। इसके लिए आज उनकी काफी वो उड़ाई, हंसी उड़ाई जाती है। ठीक है। नेहरू अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। जब शीत युद्ध था तो उस समय उन्होंने गुट निरपेक्ष की जो नीति थी वो अपनाई थी। और भारत चीन का मुद्दा एक था जिसमें उनकी काफी किरकिरी हुई थी। और भी बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे जो पार्टी है उससे वो दूर हो गए थे क्योंकि उनको कैडर मैनेजमेंट नहीं आता था, वर्कर्स के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए वो उन्हें नहीं आता था। ठीक है। साथ ही साथ वो स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक वन मैन आर्मी या एक वन मैन पर्सन के रूप में काम करते थे। काफी अथॉरिटेटिव थे। बहुत ज्यादा दूसरों को सुनना उन्हें पसंद नहीं था। वो और बात है कि ही वॉज एक जो सिविलियन वेस्ट मिनिस्टीरियन कल्चर है वो जरूर उनमें था। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने समकक्ष किसी कोई था भी नहीं उनके, और वो ऐसा मानते भी थे कि उनके समकक्ष कोई है नहीं, इसलिए उनकी जो पॉलिसीज थी वो ऐसी थी। ठीक है। क्या थे उनके विचार? तो ये वाला जो लेक्चर है, ये लेक्चर आपको जो नया पॉलिटिकल थॉट वाला सेक्शन जुड़ा है उसमें भी हेल्प करेगा। इन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी लोकतांत्रिक समाजवाद की जो अवधारणा है उसकी बात की। क्या होता है लोकतांत्रिक समाजवाद? लोकतांत्रिक समाजवाद वो समाजवाद का वो स्वरूप होता है जिसमें आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां चले, ना कि कम्युनिस्ट तरीके से। ठीक है। मतलब जनता चुने और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के हित में जो सामाजिक कृत्य हैं वो सारे अंजाम दें। ठीक। तो उनका कहना था कि एक ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो विदाउट सोशलिज्म नहीं चल सकती, और ट्रू सोशलिज्म जो है वो विदाउट डेमोक्रेसी नहीं चलता।
तो इन दोनों, जब डेमोक्रेसी होती है और सोशलिज्म होता है, तो क्या क्या मिलता है हमें? इक्वेलिटी मिलती है, सोशल जस्टिस मिलता है, समता, सामाजिक न्याय, ठीक है। और जो संसाधन होते हैं उस पर समान हक, जो धन है या प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, वो संतुलन में रहती है। और साथ ही साथ जो शक्ति होती है वो भी संतुलित रहती है। तो उनके जो विचार थे वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के थे। अब ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमको कहाँ कहाँ देखने को? प्लूरिस्टिक कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी, मतलब जो हमारे समाज का जो बहुवादिक एक चेहरा रहा है, उसके ऊपर बिलीव करते थे। और इस चीज पे यकीन रखते थे कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जब औद्योगिकरण होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट किस पे थे? एग्रीकल्चर पे थे। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इस लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से हम जो सोशल जस्टिस की डॉक्ट्रिन है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जो डॉक्ट्रिन है, क्योंकि जो सबसे बड़ा समस्या देखने में आती थी वो ये आती थी कि भाई जो कैपिटलिज्म में बेसिकली क्या था कि वो क्लास डिवाइड जो है वो क्रिएट कर देता था, ठीक है। और कम्युनिज्म जो है वो क्लास इरेडिकेशन की बात करता है कि पूरी तरीके से किसी भी तरीके की जो वर्ग है वो समाप्त हो जाए। नेहरू का जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म था वो क्लासेस तो क्रिएट करता है, लेकिन उन क्लासेस के बीच का जो डिफरेंस है उसको समाप्त कर देता है। तो भिन्न क्लासेस, अलग अलग वर्ग जो विकसित होते हैं, उन वर्गों के बीच आपसी संघर्ष जो है वो नहीं होता, ठीक। वो एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करते थे जहां पर हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हो। और इसी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब जहां पे हर कोई भागीदारी कर सके, उसके लिए वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, जो एक निष्पक्ष चुनाव की वकालत करते थे। और इसी के लिए उन्होंने एडल्ट सफरेज का जो यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो एक रूल या प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इट वाज एम्फसाइज्ड बाय नेहरू। नेहरू के प्रयासों के माध्यम से ही वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन किया गया था। उन्होंने एक साथ बहुत सारी चीजों पर ध्यान देने की कोशिश की, जैसे मिनिमम वेज यानी न्यूनतम जो वेतन है उसको निर्धारित करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो 1955 में शुरू हुआ था, ठीक है। ट्रेड यूनियंस हैं उनके अधिकार, जो वर्कर्स होते हैं उनको हड़ताल और प्रदर्शन का अधिकार, तो ये सारे के सारे मसलों पर उन्होंने बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की। इसके साथ साथ वो इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत सुधार भी लाना चाहते थे, जिसका उद्देश्य उनका ये था कि इससे पहले, क्योंकि हम ब्रिटिश मॉडल में थे और ब्रिटिश मॉडल कैपिटलिस्ट मॉडल था, तो उस कैपिटलिस्ट मॉडल को वो सोशलिस्ट मॉडल में कन्वर्ट करना चाहते थे, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो कैपिटलिज्म के जो डाउनवर्ड इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, यानी जो नकारात्मक पूंजीवाद के जो परिणाम हो सकते हैं, उससे वो परिचित थे कि किस तरीके से जो कैपिटलिज्म है वो धीरे से कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट होता है। और इसके साथ साथ जो लोवेस्ट क्लास ऑफ सोसाइटी होता है उसका शोषण होता है। तो इस चीज से वो परिचित थे, इसलिए उन्होंने इसको चैलेंज समझते हुए जो संस्थाएं थी उस समय की, उनमें सुधार लाने का प्रयास किया। अब जो स्वतंत्रता मिली थी उसके मायने क्या थे नेहरू के लिए? नेहरू जो थे वो हर प्रकार की जो स्वतंत्रता थी उसके बहुत बड़े हिमायती थे। वो और बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट अमेंडमेंट था वो विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं, जो फंडामेंटल जो राइट्स थे उन पे लगाम लगाने के लिए किया गया था, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो या एक्सप्रेशन का हो। मतलब जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें ही नेहरू ने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर लिमिट्स लगा दी थी कि आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो। तो किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज की बहुत ज्यादा आलोचनाएं हो रही थी, और इसके कारण से उन्होंने इस तरह की जो एक लिमिटेशन है वो लगाई थी। आपको शायद नहीं पता हो, मजरूह सुल्तानपुरी ने सरकार विरोधी एक कविता लिखी थी जिसके लिए उन्हें विदाउट ट्रायल 2 साल जेल में रहना पड़ा था। और उसके बाद देखिए उस समय नेहरू के माइट के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था। लेकिन हाँ, ये और बात है कि जब खुद के अलावा दूसरे पहलुओं पर बात आती थी तो नेहरू वॉज क्वाइट लीनियंट, काफी उदार थे, उदारवादी थे, वो खुद को लिबरल कहा कहते थे। और वो ये मानते थे कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो तभी सुगमता से काम कर सकता है जबकि
मुक्त रूप से सभी को समान रूप से जो अधिकार हैं, अवसर हैं, वो सारे के सारे अवसर प्राप्त हों। ये नेहरू की आइडियोलॉजी थी। ठीक है। वो समाज में भी सोशलिस्टिक पैटर्न जो है वो लाना चाहते थे। उनका मानना था कि समाज को गरीबी उन्मूलन, असमानता उन्मूलन, आय की समानता और समृद्धि की समानता, ठीक है, जो अवसर हैं वो सभी के लिए उपलब्ध हों, और जो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन है यानी धन एकत्रित होना एक ही जगह पर, वो ना हो, जो टेंडेंसीज हैं यानी जिसपे एकाधिकार की हम बात करते हैं, एकाधिकार ना हो और डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं वो सारी डेवलप होती रहे, तो समाज में भी इस प्रकार, इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे सोशल मैसेजेस उसमें आते हैं। नेहरू खुद भी पब्लिक स्पीकिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। वो दिन की तीन तीन स्पीचेस देते थे, और जिस भी इशू पे उनको लगता था वो ऑल इंडिया रेडियो पहुंच जाते थे। और मोदी जी बहुत कुछ नेहरू की जो पॉलिसीज है उनको अडॉप्ट करते हैं। मोदी ने हालांकि महीने में एक बार कर रखा है, और उसे मन की बात कहते हैं। नेहरू जी जब मन होता था तब चले जाते थे, ठीक है, वो भी अपने मन की बात करते थे। उनका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी यकीन था। उनका ऐसा मानना था कि अ, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उस स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के साथ साथ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी होना चाहिए। तभी एक हेल्दी डेमोक्रेसी, एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है। जो मताधिकार हो उसका सब लोग भय मुक्त सके। जैसा मैंने कल आप लोगों को बताया था कि पहले जब चुनाव होते थे तो हर एक जो उम्मीदवार होता था उसकी अलग अलग पेटी होती थी। बाद में जब चुनाव सुधार लाया गया तो फिर वो सीक्रेट बैलेट जो हुआ, अदरवाइज पहले जब आप वोट देने जाते थे तो पहले ही पता चल जाता था whom you are going to vote for। ठीक है। मेजोरिटेरियन रूल के वो अगेंस्ट थे। उनका जो बहुसंख्यक लोगों का जो शासन होता है उसके वो विरुद्ध थे, और इसीलिए वो प्रेस, जुडिशरी और जो जनता का रुख है, पब्लिक ओपिनियन है, उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, जिससे सरकार के क्रियाकलापों पर, सरकार की नीतियों पर सतत जो निगाहें हैं वो बनी रहें, और सरकार जो है वो जो संवैधानिक लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं उनसे विमुख ना हो, उनसे दूर ना जाए। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो कैपिटलिस्ट हमको एक धाती मिली थी, एक लीगेसी थी हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम की, जो कि एक कैपिटलिस्ट सिस्टम था। तो उन्होंने जो था उसको दूर करने का प्रयास किया। लेकिन वो क्लास इरेडिकेशन का जो मार्क्सिस्ट आइडिया है, जिसे वो रूथलेस सप्रेशन मानते थे कि बिल्कुल दयाहीन रूप से सब चीजों को समाप्त कर दिया जाए, एंड बाय द ब्लड ऑफ कैपिटलिस्ट द सीड्स ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म विल बी इरिगेटेड। वो इस विचारधारा के खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि समाज में हम आंतरिक जागृति पैदा कर कर और लोगों को एक दूसरे के प्रति इम्पैथेटिक बनाकर, समानुभूति पैदा करके हम जो वर्ग संघर्ष है उसको दूर कर सकते हैं। फिर सोशलिस्टिक पॉइंट व्यू में उन्होंने, वो खुद को सोशलिस्ट मानते थे क्योंकि इवन बिफोर इंडिपेंडेंस जो है वो सोशलिज्म या सोशलिस्ट पार्टी जो कांग्रेस के अंदर ही बनी थी उसका सपोर्ट करते थे, और बहुत सारी चीजें थी जो नेहरू को एक सोशलिस्ट बनाती थी। नेहरू ने का ऐसा मानना था कि चूंकि ऐसी भी है, इस बात के पीछे तर्क भी है, क्योंकि हमारे देश की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी उस समय की, वो इलिटरेट थी, इल स्किल्ड थी, या इल ट्रेन्ड थी। तो इसके कारण से ये आवश्यक उस समय माना गया कि एक केंद्रीय योजना का जो हो, एक केंद्रीकरण हो योजना का, क्योंकि जो बुद्धिजीवी हैं, जिनमें टेक्निकल नो हाउ है, वो पूरे देश के लिए जो पॉलिसी फॉर्मेशन है वो कर सकें। और इसीलिए हमने एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फॉर्मेशन का जो रूल है वो अपनाया। नेहरू के कार्यकाल में 3 पंचवर्षीय योजनाएं 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 66 आई। और इस समय जो कि हम देखते हैं इकोनॉमिक सक्सेसेस उन 5 ईयर प्लान को तो नहीं मिली, लेकिन हाँ हम एक नए ट्रेंड की ओर जरूर बढ़े, जो था मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इट फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था इट फोकस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रीज को, एंड थर्ड 5 ईयर प्लान वाज ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। वो और बात है कि उसको फिफ्थ 5 ईयर प्लान में इस चीज को नारे के रूप में गरीबी हटाओ को इंदिरा गांधी ने प्रयोग किया था। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के साथ वो एक कोलैबोरेशन में रहना चाहते थे। हालांकि
जो उनकी नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज थी उसमें बहुत सारे जो प्राइवेट एंटरप्राइज थे देवर नेशनलाइज्ड। फिर भी हम देखते हैं कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल इंडिया में शुरू हुआ जहां पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर जो हैं हैंड इन हैंड एक साथ जो है वो काम करते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एक टूल, एक उपकरण के रूप में नेहरू जो है वो कोऑपरेटिव यानी सहकारिता आंदोलन को भी प्रमोट वो करते हैं। नेहरू जो ट्रस्टीशिप मॉडल था गांधी जी का उसके अगेंस्ट थे, उनका मानना था कि जो ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट है वो नहीं चलेगा। लेकिन अ, अगर की बात करें कि भाई कोई इंडस्ट्रियल्स जो है वो मालिक नहीं है बल्कि सब मालिक है, बहुतों को मालिकाना हक दे देना और उनको किस तरीके से फैसिलिटेट करना, सरकार उनको फैसिलिटेट करे, उनके चुनाव करवाए, जनता के बीच में से उनको चुने, उनको लोन फैसिलिटी दे, उनको टैक्स एग्जम्पशंस दे, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दे और उनको दूसरे रिसोर्सेस अवेल करवाए, जिससे एक कम्युनिटी या एक पंचायत या एक गांव जो है वो बेहतर तरीके से फंक्शन कर सके। तो आप देखते हैं देश के स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में हमें कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। उन्होंने बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस इसी तरीके से बनाए जिससे कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच का एक मिडिल पाथ उन्हें मिल सके। तो ये जो मिडिल पाथ था वही डेमोक्रेटिक सोशलिज्म था। उनके खुद के शब्दों में उनका कहना था कि मैं एक सोशलिस्ट हूं, एक गणतांत्रिक व्यक्ति हूं और मैं किंग की इंडस्ट्री, मतलब जो ब्रिटेन का फॉर्मूला था कि सारी चीजें जो होती हैं वो शासक की होती हैं, या जो भी इंपीरियलिस्टिक सोसाइटी थे उनका था कि वो स्टेट की ही होती है। ही वॉज अ बिलीवर की सारी की सारी शक्तियां या अधिकांश शक्तियां जो है वो जनता के हाथों में होनी चाहिए और जनता ही उसे एग्जीक्यूट करे। ठीक। फिर जैसा कि अगला हम नेहरू के रोल को समझने का प्रयास करें तो India was created through a transition from communal violence लोकतांत्रिक सॉरी जो सांप्रदायिक दंगे थे उनके बीच से होकर भारत को उसकी स्वतंत्रता मिली थी। तो इसी के कारण से नेहरू ने सेकुलरिज्म पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया। नेहरू खुद को एक ह्यूमनिस्ट थिंकर मानते थे, यानी एक मानववादी मानते थे, और उनका खुद के शब्दों में कहना है कि आई रेस्पेक्ट, लेकिन रिलीजन्स का रोल जो है इट शुड बी लिमिटेड टू पर्सन इन हिज प्रीमाइस ओनली, वो बाहर पब्लिक लाइफ में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज उसके बहुत से खतरे हैं और वो मिसयूज किया जा सकता है जैसा कि कम्युनल वायलेंसेस में किया। इसीलिए उन्होंने सेकुलरिज्म को एम्फेसाइज करते हुए एक सेकुलर स्टेट बनाने की बात की। इंडिया की तरह इंडिया का जो सेकुलर स्टेट है वो क्या है? इंडिया का सेकुलर स्टेट ये है कि गवर्नमेंट शेल नॉट interfere in anyone's religion and religion will not interfere into any government policies। मतलब सरकार जो है वो किसी के धर्म में दखल नहीं देगी और धर्म जो है वो सरकार में दखल नहीं देगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने माइनॉरिटीज को कॉन्फिडेंस देने के लिए ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोटेक्शन है दैट विल बी प्रोवाइडेड टू माइनॉरिटी रिलीजन को प्रोपोगेट करने के सारे जो टूल्स सुविधाएं, सारे एग्जम्पशंस जो होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो नेहरू का ये मानना था कि नेहरू थोड़े से एथीस्ट थे, ठीक है। वो खुद को ये मानते थे कि कोई से भी विचारधारा हो, वेदर इट इज हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी, वो उनको अट्रैक्ट नहीं करते। दो वो इनके जो प्रैक्टिशनर हैं जो इन चीजों को मानते हैं उनका सम्मान करते हैं, लेकिन रिलीजन की किसी कंट्री के फॉर्मेशन में नेहरू के अकॉर्डिंग जो है कोई रोल नहीं होता है। और नेहरू का जो सेकुलरिज्म था उनका खुद का एटीट्यूड और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस के कारण था, ऐतिहासिक कारणों से था। और उनका जो फैमिली भी था वो काफी लिबरल रुख का था। तो इसके कारण से नेहरू ने रिलीजन को एक तरीके से ऑब्स्टेकल माना टू अचीव डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और वो काफी लिंक करते हैं रिलीजन को। ठीक है। हालांकि वो गांधीयन के व्यू की बात करते थे कि जो गांधी का मोरालिटी व्यू है रिलीजन में उसकी वो रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन उनका ये मानना था कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूटिलिटी इसकी नहीं है।
और वो हर प्रकार के कम्युनलिज्म वेदर इट इज और फंडामेंटलिज्म, चाहे वो हिंदू फंडामेंटलिज्म हो या मुस्लिम फंडामेंटलिज्म हो, उसके अगेंस्ट थे। और सेकुलरिज्म को वो इंडियन नेशनलिज्म का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव या एक विस्तृत विस्तार मानते थे। ठीक। उनके सेकुलरिज्म के क्या डायमेंशंस थे, यानी क्या क्या मापदंड थे? उनका ये कहना था, स्टेट डज नॉट आइदर एनकरेज और डिस्करेज रिलीजन, मतलब राज्य जो है किसी तरीके का इंटरफेरेंस ना करे, ना तो किसी को प्रोत्साहित करे ना हतोत्साहित करे। जो रिलीजन है वो अपना अपने हिसाब से चलता रहे। ठीक है, जो रिलीजन हो वो अपने कॉन्साइंस के हिसाब से, अपनी परंपराओं के हिसाब से चलता रहे। ठीक है। इट कन्वेज द आइडिया ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी जो सामाजिक और राजनीतिक समानता है वो बनी रहे। और उन्होंने जो सेकुलरिज्म है, तीसरा पॉइंट जो उन्होंने सेकुलरिज्म को सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास के माध्यम से प्रमोट करने की कोशिश की। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी सामाजिक परिवर्तन में, रिलीजन के बजाय जो सोशलिज्म है या डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो काम करती हैं। ठीक है। उस समय थोड़ा सा जरूरी भी था, क्योंकि आ, हम पार्टीशन के बाद आए थे, तो फंडामेंटलिस्ट जो थे वो दोनों तरफ से बढ़े ही हुए थे। तो इसके कारण से वो सेकुलर नेचर जो है उन्होंने अपनाए। फिर एक बहुत फेमस पॉलिसी है नेहरू की, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट था वो क्या था? इवन बिफोर, मतलब ड्यूरिंग डिस्कशन इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, 4 दिसंबर 1947 को नेहरू ने कहा था, वी हैव प्रोक्लेम्ड ड्यूरिंग दिस पास्ट ईयर दैट वी विल नॉट अटैच आवरसेल्फ टू एनी पर्टिकुलर ग्रुप एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद द न्यूट्रलिटी, मतलब हम न्यूट्रल रहेंगे और किसी भी पक्ष का, किसी भी पावर ब्लॉक का हम समर्थन या विरोध नहीं करेंगे। और जो दुनिया जो पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है, जो दो पोल्स पावर के बन रहे हैं, उनके बजाय नेहरू फोकस की मल्टी नेशन पोलराइजेशन हो। ठीक है, जो बहुत सारे नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनके बीच पोलराइजेशन हो और वो अपने हितों की रक्षा के लिए काम करें। और नेहरू अपने आप को एक बहुत विश्व नेता के रूप में देखते, उसमें उनकी छवि भी थी उस प्रकार की। भारत में खासतौर पर उनकी इस छवि को काफी दिखाया गया है। तो वो मानते थे कि जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, दे शुड हैव अ कि वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस में रह सकें, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में। अगर कोई शक्तिशाली राष्ट्र आपस में भिड़ रहे हैं तो उनका जो व्रैथ है, उनका जो कोलैटरल डैमेज है, वो नव स्वतंत्र राष्ट्रों पर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। कई लोग इसे नेगेटिव पॉलिसी भी मानते हैं, लेकिन नेहरू का कहना था कि नो, इट इज नॉट अ नेगेटिव पॉलिसी, क्योंकि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो एक सकारात्मक नीति है। किस आधार पर सकारात्मक है? कि हम किसी भी सैन्य समूह से के साथ बंधे हुए नहीं हैं। तो हर व्यक्ति के साथ या हर देश के साथ हम अपने हितों के अकॉर्डेंस डील कर सकते हैं, और हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके किसी दूसरे राष्ट्र के साथ कैसे संबंध है। हम हर राष्ट्र के साथ इंडिविजुअल रिलेशनशिप जो है वो अपनी बनाएंगे। इसीलिए वो एफ्रो एशियन जो फ्रंट है, यानी अफ्रीकी एशिया मोर्चा जो है, उसे भी बनाने की उन्होंने वकालत की थी। और उसका जो पहला समिट है वो 1955 में हुआ था, जो एक आधार बना था नॉन अलाइन मूवमेंट के फॉर्मेशन का। ठीक है। उनका ये कहना था कि वर्तमान परिदृश्य में जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है वो बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम नॉन अलाइन मूवमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो हम किस में पड़ जाएंगे? नियो कॉलोनिज्म में, यानी नव उपनिवेशवाद में, जिसमें जो सशक्त राष्ट्र हैं वो जो उनके साथ ट्रीटी साइन करते हैं उन कंट्रीज का यूज अपने हितों को साधने के लिए करते हैं। ठीक है। तो दूसरे की लड़ाई में हमें नहीं पड़ना है और ना ही अपने रिसोर्सेस को दूसरे को सरेंडर करना है। इसके साथ साथ जब आप अपने हित दूसरे को सरेंडर कर देते हैं तो आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाली बात आ जाती है। ठीक है। तो उनका ये मानना था कि हम किसी भी पावर ब्लॉक में शामिल ना होके अपनी यूनिटी है, अपनी जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता और राजनीतिक स्थिरता जो है उसे मेंटेन रखेंगे। ठीक। कोल्ड वॉर जब 1950s में हुआ तो एफ्रो एशियन फ्रंट जो है वो बनाया गया, जिसमें
लैटिन अमेरिका के देश, अफ्रीका के देश और एशिया के देश जो थे वो शामिल थे। और कुछ ब्रॉड पैरामीटर्स पर नॉन अलाइन मूवमेंट का निर्माण हुआ, जिसमें एक दूसरे की सॉवरेनिटी का रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे को हेल्प करना, किसी भी पावर ब्लॉक के साथ शामिल ना होना। ठीक है, इन सारी चीजों की बातें जवाहरलाल नेहरू ने की। इसका जो बैकग्राउंड था वो ऐसा था कि नॉट ओनली जवाहरलाल नेहरू बट इवन पहले भी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब भी देश के बहुत से नेताओं ने कहा था कि हमको दूसरे की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, एंटी वॉर जो सेंटिमेंट्स थे वो हमेशा से थे। तो मोर और लेस नेहरू का जो नॉन अलाइंड का थॉट था वो इसी का एक प्रोग्रेशन था, इसी के आगे बढ़ने का एक तरीका था, जिसपे विश्व के देशों, चाहे वो घाना के हो, चाहे वो इजिप्ट के हों, चाहे वो इंडोनेशिया के हों, ठीक है, इन सब ने मिलकर नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो फॉर्म किया था। ठीक, जो नॉन अलाइन मूवमेंट है उसने जो अलग अलग पावर ब्लॉक्स, चाहे वो कैपिटलिस्ट अमेरिका के पावर ब्लॉक्स हों या मिलिट्री अलायंस हो, जैसे नाटो है, सेंटो है, सीटो है, या फिर यूएसआर के जो प्रमोटेड अलायंस थे, चाहे वो वॉर्सो पैक्ट हो, केमिकॉन हो, कॉमीफॉर्म हो, इन सब को से उन्होंने दूर रहने का जो वकालत है वो की, जिससे वो नए न्यू इंपीरियलिज्म और हथियारों की दौड़ से दूर रह सके। हथियारों की दौड़ की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी लेके आए थे, हम देखेंगे बाद में 1965 के 1962 में लेके आए थे, जिसमें उन्होंने कहना चाहिए जो न्यूक्लियर वेपन समाप्त करने की बात की थी। ठीक है, और इंडिया ने इसी के लिए 1963 में एटॉमिक टेस्ट को बैन करने की ट्रीटी पर साइन कर दिया था। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा जो रुख है वो एटॉमिक एनर्जी पर बदल चुका है, लेकिन उस समय जो थे हम न्यूक्लियर वॉरफेयर के अगेंस्ट थे, हमको करना पड़ा। 1962 वॉर वाज अ लर्निंग लेसन फॉर अस। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी क्या थी? नेहरू जो थे वो स्वयं अपने फॉरेन मिनिस्टर थे। नेहरू के टाइम पे कोई और फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, और बोथ एज अ प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी को लगभग 18 साल तक 1946 से 1964 तक मैनेज किया। और उनके जो प्रमुख बिंदु थे फॉरेन पॉलिसी के, वो थे सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब जो देश की संप्रभुता है वो सुरक्षित रहनी चाहिए, देश की अखंडता सुरक्षित रहनी चाहिए, और देश का जो आर्थिक विकास तेजी से होना चाहिए। ठीक है, तो नॉन अलाइन मूवमेंट जो था, यानी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, वो एक तरीके से उनकी फॉरेन पॉलिसी का ही हिस्सा था। हालांकि जो अन्य नेता थे उस समय के, उनका ये मानना था कि हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाकर अपना अहित कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि अगर हम यूएस के साथ जाएं, जो कि कैपिटलिस्ट जो है वो डेमोक्रेसी के प्रोटेक्टर के रूप में माने जाते हैं, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, ठीक है, उसमें हमें अमेरिका के ब्लॉक के साथ होना चाहिए। तो नेहरू ने इन प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, इसके साथ साथ हम कम्युनिस्ट जो मिलिट्री अलायंसेस थे उनसे भी हम दूर थे। ठीक है, एफ्रो एशियन यूनिटी की हम बात कर चुके हैं कि 1955 में बैंडोंग में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। बैंडोंग कॉन्फ्रेंस के नाम से इसे जाना जाता है। इंडिया का इंगेजमेंट जो एशिया के दूसरे नव स्वतंत्र और अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनके साथ सबसे बेहतर तरीके से हुआ था, और यही एक फाउंडेशन बना था नॉन अलाइन मूवमेंट की, जिसका जो पहला समिट है वो 1961 को बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, तो नेहरू वॉज अ को फाउंडर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, अब हम उनके कुछ फ्लिप साइड्स जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो उनके फ्लिप साइड में बात आती है वो आती है 1962 का वॉर। अगर 1962 वॉर के विषय में आप देखें तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं। आपको चाइना दिख रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है, और इंडिया दिख रहा है। ठीक है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए इसमें, ये देखिए। आप अगर इस मैप को देखें तो चाइना जो मैप बताता है वो इस तरीके से बताता है, वो जो अक्साई चीन का इलाका है उसे वो अपने में बताता है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसे वो पाकिस्तान का बताता है, और इंडिया का शेप उसे इस तरीके से दिखाता है।
इंडिया और चाइना जो है दुनिया के दो सबसे ज्यादा पॉपुलस और सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन है। आधुनिक काल में इनके संबंध जो है वो 1950 से बने, क्योंकि इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट गेन कर ली थी, लेकिन चाइना में जो सिविल वॉर है वो चल रहा था। 1949 तक वो सिविल वॉर जो है वो चला। 1950 में माओ जेडोंग के उसमें जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। भारत और चाइना के बीच बहुत से विवाद हुए हैं। 1962 का वॉर, चोला का जो इंसिडेंस है 1967 का, और साइनो इंडियन स्क्रिमिश यानी जो झड़प है 1987 की, और उसके अतिरिक्त अभी डोकलाम विवाद जो है उसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। इन दोनों देशों के बीच की जो बाउंड्री है दैट इज मैकमोन है, जिसे जो चाइना है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, बोलता है कि भाई मैकमोहन लाइन जो है हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये फीचर्स हैं दोनों देशों के। आज की अगर हम बात करें, भारत की पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन, ठीक है, आज चाइना की पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के आसपास है और इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 133 करोड़ के आसपास है। ठीक है। जो फर्स्ट लीडर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे भारत के, माओ जेडोंग थे चाइना के, वर्तमान में भारत के नरेंद्र मोदी हैं और चाइना के शी जिनपिंग हैं। ये मैप देखिए, इसमें आपको ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है ये अक्साई चीन का पोर्शन है। बेसिकली अक्साई चीन कभी भी हमारे हाथ में था ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल इनहेबिटेबल एरिया है और कभी भी हमने यहाँ पे अपनी जो पहुंच है वो बनाई नहीं थी। हमें बाद में ये पता चला कि ये हमारे हाथ में ये वॉर का कारण बना था। ये इलाका आपको जम्मू कश्मीर में जो दिख रहा है दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। ये जो लाइन आपको दिख रही है येलो, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी, जो कि 1962 वॉर के बाद जो है वो शुरू हुई थी। ये इस बॉर्डर को, मैकमोहन लाइन को, ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर मानता है। यहाँ नेपाल के साथ तो उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन इन जो येलो लाइंस आपको दिख रही हैं यहाँ को वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर जो है वो मानता है। ये ग्रे में आपको जो दिख रहा है दैट इज तिब्बत। ठीक है। तिब्बत के साथ इंडिया की बाउंड्रीज थी। जो 1919 का जो बेसिकली एग्रीमेंट हुआ था वो तिब्बत के साथ हुआ था, और चाइना में उस समय कोई पावर थी नहीं, तो बाद में तिब्बत को भी चाइना ने अपने में कर लिया। और वो अक्साई चीन को किसका हिस्सा मानता है? उसका शिनजियांग जो काउंटी है पोर्शन, वो अक्साई चीन को चाइना मानता है और हम अपना मानते हैं। ठीक है। अक्साई चीन शिंजियांग ऑटोनोमस रीजन का एक हिस्सा है और भारत उसे लद्दाख डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट मानता है। इसका जो एरिया है अक्साई चीन का दैट इज 37,244 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत छोटा सा एरिया नहीं है, मतलब जो भारत में पहला कॉलोनियल पावर आया था पुर्तगाल, उसके टोटल एरिया के बराबर ये एरिया है। ठीक है। भारत की वहां पर कोई पहुंच नहीं है, लेकिन चाइना का नेशनल हाईवे 219 जो है वो अक्साई चीन के लाजी को शिंजियांग में जोड़ता है और तिब्बत के ऑटोनोमस रीजन से जोड़ता है। इसका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो जॉनसन लाइन 1965 में बनी थी, जो अक्साई चीन को कश्मीर का हिस्सा मानती थी। और उस समय चाइना के पास सिंजियांग का कंट्रोल नहीं था, और चूंकि चाइना के पास कंट्रोल ही नहीं था इसलिए चाइनीज अथॉरिटीज के साथ इस पर बात नहीं हुई। 1899 में कार्टनी और मैकडोनल्ड लाइन बनाई गई, जिसमें अक्साई चीन को चाइना का पार्ट बनाया गया, और चाइना को उन्होंने एक नोट इसके विषय में भेजा जिस पर चाइनीज ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। और ऐसा मान लिया गया कि ठीक है, दोनों एक दूसरे को बात को मान ली है और एक तरीके से डिस्प्यूट जो है वो सेटल हो चुका है। 1947 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जॉनसन लाइन को अपना ऑफिशियल बाउंड्री के रूप में मानने की कोशिश की, जिसमें जो चाइना है वो 179 किलोमीटर का जो एरिया है उसको कहता है कि भाई नहीं, ये 179 किलोमीटर वेस्ट में है आपकी बाउंड्री, जहां पे आप दिखा रहे हो वहां पे नहीं है, और अक्साई चीन को क्लेम करता है। ठीक है। तो दिस इज जो रेड ये आपको दिख रहा है लाल लाल, ये चाइना के कंट्रोल में है। दूसरा इशू क्या है इंडिया और चाइना के बीच में? अरुणाचल प्रदेश का। जो स्टेट्स हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा है। ठीक है। 1955 में नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के रूप में अरुणाचल प्रदेश को क्रिएट किया गया था, और जब
ये इसका जो क्रिएशन है, ये एक वन ऑफ द कॉज था जो 1962 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ उसका। ठीक, अगर आप गूगल चाइना देखें तो ये जो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर का पूरा इलाका है, ये सिर्फ आपको असम का इलाका दिख रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश को जो चाइना है वो अपना हिस्सा मानता है। तवांग, तवांग जो है 16 जिलों में से एक है अरुणाचल प्रदेश के। और हिस्टोरिकली जो ताइवान है जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, और जो मॉडर्न चाइना है जिसे पीआरसी कहा जाता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये दोनों उसे साउथ तिब्बत का एक हिस्सा मानते थे। ये देश के सबसे लीस्ट पॉपुलस जिले में से एक है जहां की पॉपुलेशन 640 की ही है। में आपको दिख रहा है दैट इज तवांग। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए तवांग की लोकेशन। दिस इज तवांग जो आपको ब्लैक में दिख रहा है। डिस्प्यूट कैसे शुरू हुआ, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 1950s में इन्होंने तिब्बत पर आधिपत्य कर लिया, चाइना ने। और 1955 में हमने नेफा बना दिया। 1959 में जो तिब्बत पर ऑक्यूपेशन चाइना ने किया था उसके विरुद्ध में तिब्बत में अपराइजिंग शुरू हो गई, यानी विद्रोह शुरू हो गया। और उसको जब दबाया गया तो वहां से लोग भागकर इंडिया आ गए। तो जो तिब्बतियों के सबसे प्रमुख लीडर थे दलाई लामा, उनको इंडिया ने असाइलम दिया, यानी शरण दी। और उनको शरण देने पर चाइना जो है वो बौखला गया। चाइना जब बौखला गया तो इंडिया ने क्या किया, फॉरवर्ड पॉलिसी, यानी फ्रंट पर अपनी पॉलिसी जो है बॉर्डर्स पर अपनी को बनानी शुरू कर दी मैकमोहन लाइन पे। ठीक है, जो कि जो कहना चाहिए मैकमोहन लाइन जो थी उससे भी थोड़ा सा आगे थी। तो जब ऐसा हुआ तो चाइना ने उसका विरोध किया और अटैक शुरू किया। और अटैक शुरू किया तो युद्ध में ये चीज परिणत हो गई। और अक्टूबर 1962 में वॉर जो है वो शुरू हुआ, जो कि नवंबर 1962 में यूएसए के थ्रेटन करने के बाद सीज फायर जो है वो अचीव किया गया। ठीक है, 1967 में चोला इंसिडेंस हुआ था। ठीक है, जो चाइना का कहना था कि जो नेफा बनाया गया है वो इलीगल है। तो सिक्किम में एक क्रूशियल बैटल जो है वो लड़ा गया, जिसपे लगभग 88 भारतीय और 300 चाइनीज जो है वो मारे गए थे। जो चोला इंसिडेंस है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद ही सिक्किम को इंडिया का कंप्लीट जो हिस्सा बना लेने का जो शुरू हुआ था। अदरवाइज इसके पहले जो सिक्किम था वो एक प्रोटेक्टरेट था, नाथुला और चोला के पास जो लड़ाई हुई थी 1987 में। अगेन अरुणाचल प्रदेश में का जो एरिया है वो, वहां पर चाइनीज गतिविधियों के कारण इंडियन आर्मी ने अपने जो पोस्ट हैं उनको आगे बढ़ा लिया था। और उस समय का माहौल जैसा था, चाइना ने उनको कहा कि भाई तुम पीछे हटो, अदरवाइज तुमको 1962 के जैसा हाल देखना पड़ेगा। पश्चात देशों ने सोचा कि एक बार फिर से युद्ध होगा, हालांकि बातचीत करके ये मसला हल हो गया था। और ऐसे ही अभी जो डोकलाम है वो वाला इशू ऐसे ही बातचीत से हल जो है वो हो गया था। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हुए नेहरू का। एक और अब हम कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं नेहरू के रूल के। नेहरू के रूल में कमियां क्या क्या आई। नेहरू के रूल में सबसे पहली जो कमी थी, नेहरू का इतना बड़ा फिगर होना कि नेहरू ने किसी और को पनपने नहीं दिया। नेहरू के इरा का और कोई दूसरा नेता जो है वो आप नहीं देखते हैं कि कोई और पनप पाया। ठीक है, इसके बाद नेहरू का जो कैडर था, उनका जो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ उनकी जो बहस हुई, जिसके कारण से जो पार्टी और गवर्नमेंट के बीच जो डिस्टेंसेस हैं वो बढ़ने लगे। उसके बाद नेहरू ने ही बेसिकली परिवार केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित पार्टी बना दिया था कांग्रेस को। अदरवाइज कांग्रेस के जो पहले था वो ग्रामीण लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे सारे के सारे कांग्रेसियों की होल्ड थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सत्ता मिली तो जो उस समय के नेता थे वो सत्ता सुख का लाभ लेने लगे, और जो ग्राउंड लेवल पर कैडर था उसकी अनदेखी होनी शुरू हुई, जिसकी परिणति हम आज देखते हैं कि पार्टी जो है वो सिर्फ एक परिवार का एक एंटरप्राइज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है। जो नेहरू थे उनको उन्होंने मेरिट के बजाय संबंधों को ज्यादा वरीयता दी। चाहे वो विजय लक्ष्मी पंडित का अपॉइंटमेंट हो, ठीक है,
या ऐसे बहुत से अपॉइंटमेंट्स हम देखते हैं जो नेहरू के समय पर हुए, जिन पर उन्होंने, जो नेपोटिज्म है, बेसिकली नेपोटिज्म शुरू करने का श्रेय भी भारत में नेहरू को ही जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम उनको स्वयं को चाहे भारत रत्न अवार्ड करना हो, या इंदिरा गांधी को पार्टी महासचिव बना देना हो, ये सारी चीजें जो है वो दिखाती हैं कि नेहरू ने, अच्छा लेकिन उस समय का चलन भी यही था ना, ये बहुत सारे मेरिटियस लोग तो थे, होते नहीं थे। तो ठीक है, अपने जो, जिसको आपकी दृष्टि में जो आपको अच्छा लगता है, आपने उसको पोस्ट वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर दी। जो फेलियर इन 1962 वॉर है वो था ही। 1962 वॉर में बेसिकली अगर आप देखें तो तीन गलतियां थी उनके। जो वीके मेनन थे, वीके कृष्ण मेनन, वो उच्चायुक्त रह चुके थे, और 1959 में उनको डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने बना दिया था, जबकि 1956 में उनके ऊपर जीप घोटाले का आरोप जो है वो लग चुका था। जीप घोटाला भारत का पहला घोटाला था, जो उस समय तो 80 लाख था, लेकिन आज की तारीख में अगर आप इन्फ्लेशन काउंटेड उसे बताएं तो 300 करोड़ का वो घोटाला था। वो ऐसा था कि 200 जीप खरीदने का ऑर्डर दिया गया था, उसमें से 155 जीपे ही आई। बाद में सरकार ने कहा कि हाँ ऐसा ही रहेगा, आपको ये मानना पड़ेगा। जब अपोजिशन ने बोला कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए, तो ऐसे ही जांच करवा ली गई और कहा गया कि हाँ हमने जांच कर ली, इसमें कोई भी अनियमितता नहीं है। जब अपोजिशन ने और दबाव बनाने की कोशिश की, तो नेहरू ने कहा कि ठीक है, ये तो ऐसा ही रहेगा, तुम चाहो तो इसको चुनाव का मुद्दा बना लेना, चुनाव लड़ लेना इस पे। ठीक है, नेक्स्ट जो इलेक्शन थे 1957 में वो हुए ही थे, तो नेहरू ने कह दिया कि भाई इसको चुनावी मुद्दा बना लेना, हमने जो कह दिया वही सही है। लेकिन कांग्रेस का कद उस समय इतना बड़ा था कि कोई उसे चैलेंज नहीं कर पाया। हाँ, ठीक। और तो जो कहना चाहिए कि नेहरू अपने आप को जो बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर मानते थे, वो एक दुष्परिणाम था उसका। वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुए पंचशील के बहाने। कश्मीर का इशू उनकी बहुत कहना चाहिए उस पर आलोचना की जाती है, कश्मीर मुद्दे को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, क्योंकि पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स का जो इंटीग्रेशन है उसकी जिम्मेदारी पटेल के हाथों में थी, एंड कश्मीर वॉज इन हैंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जिनके जरिए नेहरू की आलोचना की जा सकती है। लेकिन जब हम इवेल्युएशन करते हैं नेहरू का, तो हम जैसे एग्जामिनेशन भी देते हैं आज की तारीख में, तो मान लीजिए आप 80% लेके आए, 90% लेके आए, तो एक मेरिट होती है। उस समय पे 60% वॉज ऑल्सो कंसिडर एज मेरिटियस, मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास होना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, क्योंकि उस समय का युग ज्यादा कठिनाइयों का युग था, कम संसाधनों का युग था। तो इस परिदृश्य में अगर हम देखें तो नेहरू हमें फर्स्ट डिवीजन से पास होते हुए दिखते हैं। हाँ, कुछ पोर्शन वो नहीं कर पाए, जैसे उनके प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच में बहुत बड़ा गैप था, और नेहरू भी एग्जीक्यूशन पर उतना ज्यादा ध्यान दे नहीं पाए, क्योंकि उनका कैडर और जिस तरीके से हमने कहा ना कि ब्यूरोक्रेसी को भी अपने हिसाब से वो चलाते थे, इन सब चीजों से, क्योंकि फीडबैक सिस्टम वो लेते नहीं थे, उनको ऐसा माहौल नहीं था। तो उनकी जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच में बहुत बड़ा अंतर था, इसीलिए आप देखते हैं कि फर्स्ट 3-4 ईयर 5 ईयर प्लान जो थे वो बहुत बुरी जो थी हालत थी हमारी। लेकिन हाँ, वो एक आदर्शवादी नेता थे, जिनके सपने बहुत बड़े थे। वो और बात है कि यूं होता तो ये होता तो ये होता, इफ और बट में बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, लेकिन नेहरू वॉज द बेस्ट वी हैड एट दैट टाइम। और इंस्टेड ऑफ पोस्ट मार्टिंग एनीथिंग दैट नेहरू हैज डन, आगे बढ़ना चाहिए। कुछ गलतियां उनसे हुई थी, उनको सुधारे, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम भी उन्होंने किए थे, जिसका हम आज लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, तो आउट एंड आउट नेहरू को मॉडर्न इंडिया के एक आर्किटेक्चर के रूप में देखा जाता है। जब आप नेहरू के बारे में लिखें, तो आपका 70% वेटेज जो है उनके अचीवमेंट्स पे होना चाहिए। वो सेकुलरिज्म का हो, चाहे सोशल डेमोक्रेसी का हो, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी बनाने का हो, चाहे हेल्थ केयर इंडस्ट्री को प्रमोट करने का हो, चाहे साइंटिफिक टेम्पर डेवलपमेंट करने की कोशिश हो, चाहे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हमारे डेमोक्रेसी को आज संभाले हुए हैं उनकी बात हो। कुछ आप उनकी आलोचना लिख देंगे, जैसे कश्मीर इशू पे, 1962 वॉर पे, और कुछ करप्शन के इश्यूज पे। ठीक है, तो 5-7 पॉइंट आप उनके समर्थन में और 1-2 पॉइंट आप उनके विरोध में लिखकर अपने आंसर को बैलेंस कर सकते हैं। तो हियर बाय द लेक्चर इज कंक्लूडेड। होपफुली आपको पसंद आया होगा, और ग्रुप में आप इसके विषय में अगर आप तो पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। एक प्रश्न जो, जैसा मैंने जिसका आपको आउटलाइन बता दिया है, आपको ये लिखना है कि
नेहरू वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, नेहरू जो थे वो आधुनिक भारत के निर्माता थे। क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर से सुन लीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण करना है नेहरू के भारतीय सॉरी आधुनिक भारत के निर्माता होने के मुद्दे पर। क्रिटिकली एग्जामिन करना है दैट नेहरू वाज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे। कल हम नेहरू के बाद का जो इरा है उसमें देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के साथ हमारा जो वॉर हुआ था 1965 का, वो सारे मुद्दे पे। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।